Hello everyone, I am Ratish Kumar and today I am going to start a new topic of class 9, chapter 1, economics. Economics chapter 1, the name of the topic is Story of Village Palampur. Name of the topic is Story of Village Palampur. पालमपुर इज़ एन इमेजिनरी विलेज. ये एक काल्पनिक गांव है. बट इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ ईच एंड एवरी विलेज इन नॉर्थ इंडिया. नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया बट इन साउथ इंडिया ऑल्सो. पालमपुर तो एक काल्पनिक गांव है जिसमें नाम काल्पनिक रखा गया है, लेकिन किसी एक गांव है जिसका नाम ऐसे रख दिया गया, लेकिन वो एकदम बिल्कुल जो भी उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में भी जो गांव सब होते हैं उसको एकदम रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह का कंडीशन बताता है. स्पेशली जब जो नॉर्थ इंडिया में जो विलेज सब है, जैसे यूपी का वेस्टर्न यूपी में इसका लोकेशन बताया गया कि वेस्टर्न यूपी का एक गांव है. तो पालमपुर ये चैप्टर पढ़ने से पहले व्हाट इज़ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या जानने को मिलेगा. तो इस चैप्टर से सबसे पहले पता चलेगा कि भारत के गांव का एक जनरल इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के विलेज का जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, एक आर्थिक हालात कैसा है, और वहाँ पे कौन कौन सा टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. जैसे कि विलेज में क्या होता है, खेती होता है, छोटा छोटा और भी काम होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम होता है, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप का. इसके अलावा थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन ये सब का पता चलेगा कि कौन कौन सा काम होता है. इसके अलावा यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं. मतलब कोई भी मान लिया कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कौन कौन सा उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहा है. लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, तो ये सब पता चलेगा. इसके अलावा इस चैप्टर में और भी डिटेल में बताया गया है कि गांव में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है, लोगों को, फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम है, किसी भी फार्मिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन भी बताया गया. फिर इसी में मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन उसका डिमेरिट भी बताया गया, ताकि वो आँख मूंद के ग्रीन रेवोल्यूशन या मॉडर्न फार्मिंग मेथड को नहीं फॉलो करना. तो ये सारी बातें बताई गई. इसके अलावा इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, ये बताया गया. मतलब मिला जुला करके इस चैप्टर के बाद एक पता चलेगा कि हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, जो हम लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रोड है, जो हम लोगों ने मैप बनाया है, वो सही है या नहीं है. जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में जो हुआ था, उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. कुछ दिन तो 10 साल 20 साल तो प्रोडक्शन बहुत जंप कर गया, लेकिन क्या आज भी फार्मर्स को उतना ही फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उससे, ये सारी बातें का इसमें आकलन होगा. वी विल एनालाइज ऑल दीज थिंग्स. सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज़, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज़ by the end of the chapter you will be able to understand about economic condition of villages in India. Economic condition of villages in India, factors of production, problems in farming and its solution. You will also understand about green revolution and modern farming methods, its merits and demerits. So this is your learning objective. All these things you will understand after this chapter. First we have to know about Palampur. पालमपुर कैसा है, पालमपुर विलेज. तो पालमपुर के बारे में, ये एक गांव है, थोड़ा बड़ा ही गांव है, जो कि नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली जो गांव होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के जो आजकल वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया है, वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के बदला.
तो वहाँ पे उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक है। ये वेस्टर्न यूपी में है, पालमपुर इज़ इन वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में है पालमपुर। तो इसकी जो बॉर्डरिंग एरिया है वो हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी का मतलब उस साइड में हरियाणा, दिल्ली वगैरह से बॉर्डरिंग एरिया है इसका। तो डेवलप है यहाँ पे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड अडॉप्ट होता है, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में हुआ था तो सबसे पहले उसी इलाके को फ़ायदा हुआ, पंजाब को, हरियाणा को, वेस्टर्न यूपी को। तो यहाँ पे लगभग सारा रोड जो है वो मेटल रोड है, ऑल वेदर रोड है, जिसको पक्का सड़क बोलते हैं। जैसे रोड दो तरह का होता है, एक ऑल वेदर रोड होता है, एक सीजनल रोड होता है, जो गांव में बहुत जगह देखने को मिलेगा कि वो सिर्फ बारिश के मौसम में उस रोड पे नहीं चल सकते हैं, वो कच्चा रोड होता है, कच्चा मिट्टी वाला रोड। और एक होता है ऑल वेदर मेटल रोड। तो पालमपुर में पूरा रोड सब मेटल रोड है, और पालमपुर गांव को बगल के एक गांव से, रायगंज से कनेक्ट करता है एक मेटल रोड जो ऑल वेदर है, जिसमें कि गाड़ी सालों भर चल सकता है। और रायगंज से भी एक और बड़ा शहर है, फिर वहाँ से ये कनेक्ट करता है। तो ये टोटल इसका जो है वे रोड अच्छा है। शाहपुर से, बड़ा एक टाउन है शाहपुर से। तो पालमगंज के जो किसान वगैरह हैं अपना जो प्रोड्यूस करते हैं, वो जैसे सब्जी हुआ या कोई भी प्रोडक्ट हुआ, डेयरी हुआ, दूध वगैरह, वो रायपुर के मंडी में पहुंचाते हैं मार्केट में, और रायपुर से फिर शाहपुर के शहर में जाता है, फिर वहाँ से और जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सब सिस्टम गांव में कैसे होता है, ये सब का डिस्क्रिप्शन है जो आगे भी और डिटेल में दिया हुआ है। तो रोड तो अच्छा है। उसके बाद अगर हम लोग कंडीशन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडीशन अच्छा है। लगभग सारे घरों में बिजली का पहुंच गया है, और सारा चीज़ जितना भी वहाँ पे ट्यूबवेल्स वगैरह है वो इलेक्ट्रिसिटी से, उसका इलेक्ट्रिसिटी ड्राइवन है, जिससे कि इरिगेशन अच्छा हो रहा है गांव में। बिजली से टोटल चापाकल वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह चलता है, तो इससे भी फ़ायदा है। इरिगेशन, बिजली हो गया, सड़क अच्छा है। वाटर अगर हम लोग देखेंगे तो वाटर वहीं ज़्यादातर अंडरग्राउंड वाटर से वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और चूँकि अच्छा है कि ये लोग मशीन वगैरह काफ़ी अच्छा लगा लिए हैं, ट्यूबवेल वगैरह। ग्रीन रेवोल्यूशन से जो जो इम्प्लीमेंट्स था मॉडर्न फार्मिंग का, वहाँ सारा अडॉप्ट हो गया। तो ये सब चीज़ों में अच्छा है। इसके अलावा अगर हम लोग इसका कुछ और देखेंगे तो स्कूल्स वगैरह में वहाँ 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, तो एजुकेशन का भी अच्छा व्यवस्था है। और अगर किसी को उसके ऊपर पढ़ाई करना है तो बगल के जो शहर है शाहपुर है, फिर उससे थोड़ा बड़ा गांव है रायगंज, तो वहाँ पे और ज़्यादा लेवल का कॉलेज और वगैरह है, सीनियर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सब भी है फैसिलिटी। इसके अलावा अगर हम लोग वहाँ का हेल्थ सेंटर के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे कोई छोटा मोटा इलाज हो जाता है, उसके बाद रिफ़र कर दिया जाता है बगल के बड़ा गांव में या बड़ा शहर में। तो वो सब चीज़ का भी है। और ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम अच्छा है, वहाँ पे हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। जैसे पालमपुर से बगल के गांव में जाने के लिए, रायगंज जाने के लिए हर तरह का, जैसे बुलक कार्ट भी है, और या फिर ट्रैक्टर है, जीप है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो विलेज इज़ वेल कनेक्टेड विथ अदर पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अदर पार्ट ऑफ ब्लॉक, हर आसपास के गांव से अच्छा से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ द, तो इन अ नटसेल वी कैन से दैट पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड एंड वेल डेवलप्ड विलेज। लेकिन अगर इसका सोशल कंडीशन हम लोग देखें तो यहाँ पे इनइक्वालिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिला के 450 हाउसेज है, फैमिली रहता है, 450 फैमिली है इस गांव में, जिसमें कि 80 फैमिली जो है वो अपर कास्ट के हैं, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान में रहते हैं, जिनके पास ज़मीन भी ज़्यादा है। और 150 फैमिली, 1/3 फैमिली, मतलब 450 का 1/3 फैमिली, यानी कि 150 फैमिली शेड्यूल कास्ट का है, दलित लोगों का, जो कि काफ़ी छोटे छोटे कच्चे मकान में, जिसमें छत नहीं है, वैसे वैसे घरों में रहते हैं, और उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है।
तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो और दूसरी तरफ अपर कास्ट की पॉपुलेशन कम है लेकिन उनके पास ज़मीन ज़्यादा है और अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, तो ये सब एक है। तो हम लोग ओवरऑल पालमपुर के बारे में कह सकते हैं इट इज़ ए वेल डेवलप्ड विलेज बट सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट देयर। सो एक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन हेयर, explain the location of Palampur. Explain the location of Palampur, its state of development and social inequality. एक्सप्लेन करना है लोकेशन पालमपुर का कहाँ पे है, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है और वहाँ के सोशल इनइक्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी बातें अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उससे एक क्वेश्चन निकला है, ये क्वेश्चन। तो यू ऑल हैव टू राइट दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द आंसर ऑल्सो। नाउ सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे पालमपुर में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो गांव है तो मेनली वहाँ पे ज़्यादातर 90% 95% काम एग्रीकल्चर का ही होता है। तो एग्रीकल्चर में अगर खेती ही करना है, फार्मिंग ही करना है, तो 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी प्रोडक्शन में 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है लैंड, मतलब ज़मीन। दूसरा होता है लेबर, जो काम करने वाले लोग हैं। तो काम करने वाले भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा काम जिसके लिए हाई एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इट रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड पीपल, तो उसके लिए वर्कर होते हैं, वो स्किल्ड वर्कर कहलाते हैं। और एक तरह का काम होता है जिसमें कि एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादातर उसमें बॉडीली उसका लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो काम अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड लेबर होता है। लेकिन ये दोनों तरह का लेबर, दोनों तरह के लोग लेबर कहलाएंगे, लेबर में ही आएंगे। दे कंट्रीब्यूट्स इन द लेबर। सो एक हो गया लैंड, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फिजिकल कैपिटल। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल भी 2 तरह का होता है। फिजिकल कैपिटल में एक होता है जिसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि सालों साल उस कैपिटल को यूज किया जा सकता है। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, वो फिक्स्ड कैपिटल हो गया। एक बार बिल्डिंग बन गया, उसमें 50 साल 60 साल तक प्रोडक्शन होते रहता है बार बार। मशीन है, वो भी काफ़ी लंबा चलता है। ये सब फिक्स्ड कैपिटल है। और एक दूसरा तरह का कैपिटल होता है जो कि वर्किंग कैपिटल कहलाता है, जो कि मतलब जिसको कि सिर्फ एक ही बार यूज कर पाता है या 1 साल यूज हो पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, वो वर्किंग कैपिटल है। कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल एक बार यूज़ हो गया फिर दोबारा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो फिनिश गुड में बदल जाता है। तो ये सब वर्किंग कैपिटल है। तो फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल हो गया और वर्किंग कैपिटल। तो चौथा एक है जो तीनों के रहने के बाद एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है ह्यूमन इंटरप्राइज एंड नॉलेज। ह्यूमन बीइंग का साहस और नॉलेज, जिसको उद्यम बोलते हैं, और नॉलेज या साहस। क्योंकि आपके पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, फिजिकल कैपिटल भी है, आपके पास तीनों है। लेकिन अगर आपके पास चौथा चीज़ नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। आजकल इसका नाम है ह्यूमन कैपिटल, पहले इसको इंटरप्राइजेस बोलते थे, मतलब साहस, कि जो तीनों चीज़ को यूज़ करके प्रोडक्शन शुरू करा दे। तो वो चौथा चीज़ होता है। नॉलेज, इंटरप्राइजेज और सब मिला के ये ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो व्हाट आर द 4 फैक्टर्स वी विल सी हियर। See, we are discussing a story of village Palampur right now, and we already discussed these things. We already discussed
about Palampur. We discussed about Palampur. Its nearest town Raiganj. Raiganj is 3 kilometers from Palampur. Very good road. From Palampur to Raiganj, road is good, all weather road, and all type of transport system, बुलक कार्ट, टांगा, बॉगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। जैगड़ी, जैसे गुड़ को लेके इधर से उधर जीप, मोटरसाइकिल से लोग आते जाते रहते, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारा चीज़ चलते रहता है रोड पे, वहाँ पे ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो और लेकिन अगर विलेज में देखा जाए तो 450 फैमिली रहता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें अलग अलग कास्ट के लोग हैं और कास्ट इनइक्वालिटी है, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बढ़िया बढ़िया मकान में रहते हैं, और जैसे ब्रिक और सीमेंट प्लास्टर्ड मकान सब में रहते हैं। शेड्यूल कास्ट लोग जो दलित है वो लोग 1/3 पॉपुलेशन है, 1/5 मतलब 150 फैमिली उनका है दलित लोगों का, लेकिन वो लोग घर में मिट्टी के घर में रहते हैं और झोपड़ी टाइप में रहते हैं वो लोग ज़्यादातर। तो ये सब सोशल इनइक्वालिटी है, लेकिन ज़्यादातर घर में बिजली भी मिल कनेक्शन है और इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज होता है सब चीज़ों में, ट्यूबवेल में, फील्ड में, सभी चीज़ों में। और 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। इस तरह से देखा जाए तो सारी चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वेल डेवलप्ड सिस्टम है वहाँ पे हर चीज़ों का, और लेकिन सोशल इनइक्वालिटी है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, और फिर हम लोग देखे थे कि वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होता है। तो वहाँ पे फार्म एक्टिविटी होता है, जैसे खेती वेती होता है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होता है, छोटा छोटा चीज़ें बनाया जाता है, जैसे एक गांव में बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बास्केट बनाना, ये वो हैंडीक्राफ्ट टाइप का चीज़। फिर ट्रांसपोर्ट का भी काम होता है, लोग अपना गाड़ी चलाते हैं, ये सब करवाते हैं, कोई ट्रैक्टर भाड़ा पे देते हैं। शॉपकीपिंग, छोटा छोटा दुकान होता है जो डेली नीड का फुलफ़िल करने वाला सब। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे ये सब एक्टिविटी होता है, जिसमें अब हम लोग फार्मिंग को मेन देखेंगे। तो और पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है जो अभी एक्सप्लेन किए थे। तो 4 होता है, लैंड, लेबर, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। ये जैसे कि लैंड के अंदर में सब आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, फॉरेस्ट, मिनरल, सब लैंड में आता है, वो सबको लैंड में गिनती होगा। जैसे कि एक बड़ा सा लैंड है, उसके अंदर छोटा सा अगर कोई पॉन्ड भी है, जिसको कि तालाब बोलते हैं, वो सब लैंड में गिनती होता है। सेकंड रिक्वायरमेंट लेबर होता है। लेबर में जैसे बताया कि कुछ लोग एजुकेटेड टाइप के वर्कर होते हैं, जिनका काम एजुकेशन से रिलेटेड वर्क होता है, लेकिन वो भी लेबर में आते हैं। और कुछ लोग मैनुअल वर्क करते हैं, मतलब सिर्फ हाथ से रिलेटेड काम, मैनुअल। तो कुछ लोग मशीन चलाने वाले काम करते हैं जिसके लिए नॉलेज चाहिए, कुछ लोग हाथ से काम करते हैं जिसके लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो हर वर्कर लेकिन लेबर में ही आएगा। थर्ड रिक्वायरमेंट है फिज़िकल कैपिटल, और इसमें भी बहुत सारा इनपुट होता है फिज़िकल कैपिटल में। जैसे कि एक होता है टूल, मशीन, बिल्डिंग वगैरह, जो काफ़ी साल तक चलते रहता है, एक बार ख़रीदा गया तो लंबा समय तक चलता है। तो ये सब फिक्स कैपिटल कहलाता है, जिसका सालों साल यूज होता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। दूसरा होता है रॉ मटेरियल्स या मनी, जो हैंड प्रोडक्शन के लिए चाहिए, मतलब एक बार ही यूज हो पाता है, एक बार रहा, लगा दिया गया, या 1 साल तक यूज होता है, बहुत कम समय यूज हो पाता है। इनको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो 2 तरह के कैपिटल, फिजिकल कैपिटल हो गए, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है जिसके लिए नॉलेज और इंटरप्राइज की ज़रूरत होती है। कोई भी किसी भी देश में आप देखिएगा कि तीनों चीज़ है, किसी का कहीं पे लैंड भी है, लेबर भी है, फिजिकल कैपिटल भी है, लेकिन वहाँ पे इंटरप्राइज नहीं है, वहाँ नॉलेज लोगों को नहीं है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, पीछे रह जाता है लोग। बहुत सारे स्टेट में भी आप देखिए ऐसा, इंडिया में। लेकिन जहाँ पे ये तीनों चीज़ के बाद ये भी है कि ह्यूमन कैपिटल वेल डेवलप है, नॉलेज और इंटरप्राइज है लोगों के पास, तो वो प्रोडक्शन करते हैं, बाकी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं वो। तो इसलिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल, ये सब है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे,
फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग इन पालमपुर। तो पालमपुर में फार्मिंग कैसे होता है, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो लैंड वहाँ पे फिक्स्ड है। लैंड फिक्स्ड होने का मतलब होता है कि वहाँ पे सारा ज़मीन को यूटिलाइज़ कर लिया गया है। लगभग 75% वो फार्मिंग पे डिपेंड है। जो लोग रहते हैं 75% लोग वो खेती पे डिपेंडेंट है, और ये लोग सारा ज़मीन जो है वो यूटिलाइज़ कर दिया है। तो और ये लोग जो हैं अब स्कोप नहीं बच गया है वहाँ पे पालमपुर में। जैसे कि 1960 के बाद से जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड आ गया, तो लैंड का जितना भी एक्सपेंसन किसी गांव में हो सकता था उन लोगों ने कर दिया। एक्सपेंसन कैसे होता है, अब भाई इसमें तो ये तो नहीं होता है कि भाई कहीं से ज़मीन खरीद के ला के वहाँ जोड़ दिया जाए। तो उसी गांव में जितना ज़मीन है, मतलब इसको फालतू ज़मीन या पड़ती ज़मीन बोलते हैं, जितना वेस्टलैंड है सब यूटिलाइज हो चुका है। अब वहाँ पे स्कोप नहीं है, नया मतलब खेती के लिए ज़मीन निकालने का कोई स्कोप नहीं बच गया है। इसलिए बोलेंगे लैंड इज़ फिक्स्ड, लैंड वहाँ पे फिक्स्ड है और सारा वेस्टलैंड यूटिलाइज हो गया है और वहाँ पे कोई स्कोप नहीं बच गया है। तो ये सारी बातें हैं। और वहाँ पे लैंड को नापने का जो तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो हेक्टर होता है। हेक्टर के द्वारा लैंड को नापा जाता है। और लोकल यूनिट जो होता है वो बिग्घा, गुइठा ये सब कहलाता है। तो ये सब को भी नॉलेज होना चाहिए कि किसी गांव में लैंड नापा कैसे जाता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, हेक्टर कहलाता है, जो स्टैंडर्ड मतलब बुकिश भाषा में लिखा जाता है। लेकिन गांव के लोग अपने तरीक़ा से भी लैंड को नापते हैं, जिसको बिग्घा बोलते हैं, गोइठा बोलते हैं, गुइठा ये सब। तो 1 हेक्टर का मतलब कितना होता है, 1 हेक्टर जो है वो कितना होता है। 1 हेक्टर इक्वल्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। तो 1 हेक्टर में मतलब 100 मीटर का स्क्वायर होता है। एरिया जो होता है एक स्क्वायर की तरह होता है, जिसमें कि 100 का एक साइड होता है, 100 मीटर का। तो 1 हेक्टर जो है इस तरह से नापा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन का ही बात हो गया। तो लैंड तो फिक्स है, वहाँ पे कोई अब स्कोप नहीं है। अब ये लोग करे क्या, प्रॉब्लम है। अब फिक्स लैंड में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। अगर लैंड फिक्स है और प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम होता है। इसमें 2 चीज़ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। हम लोग इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे सेम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो सेम लैंड में प्रोडक्शन बढ़ाने का 2 तरीका है। एक है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि एक ही ज़मीन में 3-4 तरह का क्रॉपिंग करना समय समय पे। जैसे पहले सिंगल क्रॉपिंग होता था कि एक ज़मीन है तो उसमें कोई एक चीज़ का क्रॉपिंग कर दिया गया, तो साल भर सिर्फ उसी को यूज हुआ। धीरे धीरे 2 किया गया। पहले तो मानसून पे डिपेंड थे सारे फार्मर्स, तो सिंगल क्रॉपिंग होता था मानसून के टाइम में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया, नया नया इरिगेशन का तरीका आया, तो डबल फार्मिंग शुरू हो गया। 2 बार, एक हो गया गर्मी के टाइम में रबी, दूसरा हो गया खरीफ। गर्मी के टाइम में मतलब बरसात के समय जो रोपाता है उसको खरीफ बोलते हैं, जो जुलाई अगस्त में रोपाता है और अक्टूबर नवंबर में कटता है। और एक दूसरा होता है जो ठंडा के समय रोपाता है विंटर के टाइम में, उसको बोलेंगे रबी, जो गेहूं हो गया। और खरीफ हो गया चावल, राइस, और रबी हो गया गेहूं। तो 2 होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि 3 होने लगा। बीच के टाइम में भी यूज़ होने लगा, जिसको जायद वगैरह बोलते हैं, सब्जी उब्जी लगाया जाता है। तो कहीं कहीं 3 होता है, कहीं कहीं 4 बार भी हो जाता है। एक ही खेत को 4 बार साल के हर सीजन में यूज़ हो रहा है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, एक ज़मीन पे प्रोडक्शन बढ़ता है। तो एक तरीका हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप मल्टीपल क्रॉपिंग तभी कर पाइएगा जब उसके लिए आपके पास इरिगेशन, आपका मॉडर्न इरिगेशन होना चाहिए।
तो मॉडर्न इरिगेशन में आपको बड़ा बड़ा ट्यूबवेल होना चाहिए, तभी आप सालों भर प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि मानसून के अलावा दूसरा समय तो पानी होता नहीं है। इसके अलावा उसमें आपको और भी तरीका ग्रीन रेवोल्यूशन में बताया गया था। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960 में, तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ प्रोडक्शन भाग गया था, तो वहाँ पे भी यही चीज़ किया गया था। ये हम लोग फिर अभी मतलब बात करते, पहले हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग को समझ लेते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग करना पड़ेगा, इरिगेशन अच्छा होगा, सालों भर पानी चाहिए। और ट्रेडिशनल सीड में क्या था कि इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल जो आप सालों भर अगर ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग करना पड़ेगा, और दूसरा क्या कि आपको जो सीड है, जो बीज है, वो आपको बहुत हाई यील्ड वैरायटी का सीड डालना पड़ेगा, जिसको HYV सीड बोलते हैं। HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड। ये सीड पहला बार इंडिया में यूज हुआ था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960s में। तो इंडियन फार्मर्स लोग इसको यूज किया था, वैसे स्पेशली वीट के लिए यूज हुआ था, बाद में राइस के लिए भी यूज हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि एक ही प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हो गया, तिगना अनाज पैदा हो गया। तो सेम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो दो तरीका हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा HYV सीड यूज करके बढ़ाने का तरीका। तो लेकिन HYV सीड को यूज़ करने का कुछ घाटा भी है, जैसे प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा पानी लेता है वो, केमिकल फर्टिलाइज़र्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, काफ़ी वो पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल पेस्टिसाइड यूज लेता है वो। तो इससे क्या होगा, हायर यील्ड बढ़ता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेती अनाज का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो उसमें क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, HYV सीड, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो ये दो तरीका से सिंगल। तो इज़ देयर, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई तरीका है कि एक ही लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लैंड उतना ही है, लैंड नहीं बढ़ा, सारा वेस्ट लैंड अगर यूटिलाइज हो गया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा कौन कौन सा तरीका है कि सेम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले? तो उसमें तरीका यही है कि मल्टीपल क्रॉपिंग एक तरीका है। मल्टीपल क्रॉपिंग जो कि सालों भर आप क्रॉप कीजिए, अलग अलग सीजन में एक ही ज़मीन पे सालों भर कीजिए, लेकिन उसमें आपको सालों भर वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपके पास ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम से काम नहीं चलेगा, जो कि मानसून पर निर्भर होता है। इसके लिए मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, ये सब। और दूसरा तरीका है HYV सीड यूज़ करके। HYV सीड में भी, ये भी एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड का ही एक तरीका है, HYV सीड। तो इससे क्या होता है कि एक ही फसल बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक ही बार में 3 गुना बढ़ता है, लेकिन इसके लिए 3-4 चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हार्मफुल भी है, भविष्य के लिए हार्मफुल होता है। इससे प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, तो ये सब चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सब। तो ये सब सबसे पहले ऐसा हुआ था, जैसे पंजाब के फार्मर्स, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये लोग इसको ट्राई किए थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया में, क्योंकि सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन उसी एरिया में हुआ था 1960s में। तो इन्होंने एक ट्यूबवेल लगा दिया था इरिगेशन के लिए, और HYV सीड को यूज़ करने लगे, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने लगे, और कुछ लोग मशीनरी वगैरह भी यूज़ करने लगे, जैसे ट्रैक्टर वगैरह अपने खेत में। उस समय इंडिया में बैलगाड़ी से खेती होता था, और लेकिन ये लोग ट्रैक्टर वगैरह भी यूज़ करने लगे। थ्रेसर्स ले आए, जैसे अमेरिका वगैरह में होता था थ्रेसिंग मशीन, तो ये सब से यूज़ करने लगे। इसके कारण क्या हो गया कि प्लगिंग और हार्वेस्टिंग बहुत तेज़ हो गया, मतलब जोताई भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और कटाई भी ज़्यादा तेज़ हो गया, जिसको प्लगिंग बोलते हैं और हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वीट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, ये तीनों जगह पे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। तो पालमपुर में भी वही चीज़ है, जो कि पालमपुर वेस्टर्न यूपी में है, तो वहाँ भी ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहाँ भी वीट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा था।
जैसे कि पहले 1300 केजी पर हेक्टर होता था, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले 1300 केजी पर हेक्टर पे 1 हेक्टर में गेहूं का उत्पादन होता था, व्हीट का प्रोडक्शन। लेकिन HYV सीड होने के बाद वो 3200 केजी पर हेक्टर चला गया, 3200 केजी पर हेक्टर। तो ये काफ़ी बढ़ गया था। और लेकिन इससे क्या हुआ कि काफ़ी सरप्लस व्हीट हो गया और ये लोग मार्केट में काफ़ी बेचने लगे, मतलब अपना खाने के अलावा बेचने के लिए भी इनके पास बहुत हो गया। और इससे ये लोग को फ़ायदा हो गया कि ये लोग रिच हो गए, जो फार्मर यूज़ कर रहे थे वो बहुत रिच हो गए। लेकिन लॉन्ग रन में इससे लॉस हो गया। वो सारी मतलब 20 साल 30 साल के बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। लेकिन इससे फ़ायदा यही हुआ कि उन लोगों का प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया। तो हम लोग अभी ये सब डिस्कस किए हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है कि इज़ देयर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड HYV सीड आंसर होगा और इसी को एक्सप्लेन करना है। और एक क्वेश्चन ये भी आप लोग लिख लीजिए, लैंड इज़ फिक्स्ड, लैंड इज़ फिक्स्ड, ये भी क्वेश्चन, लैंड इज़ फिक्स्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, व्हाट डू यू understand by this sentence। लैंड फिक्स है, इस सेंटेंस से क्या समझते हो, मतलब ये इकोनॉमिक्स में इसको क्या कह सकते हैं, फार्मिंग के लिए इसको क्या कह सकते हैं। वही इसका कहने का मतलब है कि ऑल लैंड्स आर यूटिलाइज्ड, देयर इज नो वेस्ट लैंड टू यूज़ या to increase the farming land, there is no wasteland available, all wastelands have been utilized, so that is called land is fixed। ये हो गया। और ये तो हो ही गया। ये दूसरा क्वेश्चन है कि वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड, ये हो गया और इसके लिए हम लोग ने देखा। और साथ में हम लोग कौन कौन सा, जैसे मैंने डिस्कस करते हुए बताया था कि कौन कौन सा यहाँ पे सीजन होता है। तो रेनी सीजन में खरीफ का फसल लगाया जाता है, खरीफ जो चावल वगैरह होता है, राइस। और उस सब इलाका में ज्वार और बाजरा होता है, जैसे वो इलाका है वेस्टर्न यूपी राजस्थान वगैरह में ज्वार बाजरा, बिहार बंगाल वगैरह में राइस वगैरह लगाया जाता है। तो ज्वार बाजरा वगैरह कैटल फीड में यूज होता है, और कैटल फीड मतलब जानवर लोगों को खिलाने का। इसके बाद का जो समय होता है अक्टूबर और दिसंबर वगैरह में पोटैटो लगाया जाता है, आलू वगैरह। और विंटर सीजन जब आ जाता है तो रबी का क्रॉपिंग होता है, रबी कहलाता है, और इसमें व्हीट लगाया जाता है। तो इस तरीक़ा से। और आजकल तो इससे हाई लेवल की किताब में पढ़ने पे एक मई जून के समय जायद होता है, उस समय सब्जी वगैरह लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक क्वेश्चन और है, वन मोर क्वेश्चन राइट है, explain different cropping season in India। explain different cropping season in India। तो क्रॉपिंग सीजन वही है, रबी, खरीफ। खरीफ है जो रेनी सीजन में खरीफ होता है और विंटर में रबी होता है। इन दोनों के बीच में एक सीजन होता है जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है, जिससे पोटैटो वगैरह लगाया जाता है। और एक और होता है अप्रैल मई में, जो गेहूं कट जाता है, जब खेत में व्हीट का कल्टीवेशन हो जाता है तो उसके बाद सब्जी लगा दिया जाता है, खरीफ आने के पहले तक, जो मई जून के टाइम में लगाया जाता है। तो ये इस तरह से 4 सीजन हो गया। पहले हम लोग क्या सिर्फ 2 था, खरीफ और रबी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक ही विलेज, एक ही लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। डिफरेंट क्रॉप्स क्या है, व्हीट है, बाजरा है, शुगर केन, पोटैटो, ये सब अलग अलग सीजन में ये सब ग्रो किया जाता है। एक ही लैंड पे अलग अलग टाइम में ग्रो किया जाता है।
तो ये सब मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। तो हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या यूज़ होता है वो देखा हम लोगों ने। तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि explain modern farming method, modern farming method. What do you understand about green revolution? So basically modern farming method and green revolution is same. ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ए इवेंट, ये घटना घटा जिसका नाम रखा गया, जो वो लिखना है यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में हुआ 1960s में, लेकिन उसने यूज हुआ था मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ग्रीन रेवोल्यूशन में और मॉडर्न फार्मिंग मेथड दोनों पर्यायवाची है, दोनों एक ही सेंस में यूज होता है। तो राइट इट्स एडवांटेज। इसकी एडवांटेज क्या हुई? तो एडवांटेज यही हुई कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बिकेम वेरी हाई, तिगुना बढ़ गया। ये सब एक्सप्लेन करना अभी एडवांटेज, लेकिन इसके बाद हम लोग का जो पार्ट पढ़ेंगे वो डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड या डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। ये है विल द लैंड सस्टेन, क्या ज़मीन जो है सस्टेन कर पाएगा अगर इस तरह से हम लोग खेती करें ज़मीन में। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या चाहिए? ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ मॉडर्न फार्मिंग मेथड में HYV सीड की ज़रूरत पड़ती है। HYV सीड बहुत ज़्यादा पानी लेता है, और बहुत ज़्यादा पानी लेने से क्या होता है कि पानी का दोहन बहुत ज़्यादा होता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंक्रीजेज इन द एरिया। इससे क्या होता है कि वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे चला जाता है, पानी धीरे धीरे नीचे जाते जाता है। आज भी हरियाणा पंजाब का खेत का पानी बहुत नीचे चला गया है, तो बाद में वाटर प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो केमिकल और पेस्टिसाइड यूज होता है उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट है। केमिकल पेस्टिसाइड के वजह से पूरा जो फील्ड है, जो ज़मीन है, खेत है, वो बर्बाद होने लगता है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो जितना वो नॉर्मल में प्रोड्यूस करता था ज़मीन, उसका हाफ या उसका 40% रिड्यूस हो जाता है धीरे धीरे। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, और जितना ज़्यादा डाला जाएगा तो प्रोडक्शन लेवल तो मेंटेन होगा, लेकिन धीरे धीरे और ज़्यादा ज़मीन का फर्टिलिटी ख़त्म होते जाएगा। तो देखते देखते ऐसा समय आ जाता है कि वो ज़मीन बिल्कुल यूज़ लायक नहीं रह जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है, ज़मीन का फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है। शुरू में तो बहुत फ़ायदा देगा, लेकिन धीरे धीरे ये सब असर करने लगता है। तीसरा क्या है कि केमिकल और पेस्टिसाइड जो आसपास के पानी में चला जाता है, वाटर टेबल में अंडरग्राउंड होकर के धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चला जाता है, पूरा पानी ख़राब कर देता है। तो उससे हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है, आसपास के एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये सारी बातें मिला जुला करके लॉन्ग रन के लिए अच्छी नहीं है। और जहाँ जहाँ ये हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन, या जहाँ जहाँ मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ हुआ है, तो वहाँ वहाँ इसने बर्बाद किया है। आज के डेट में पंजाब या हरियाणा का लैंड, स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो फर्टिलिटी बहुत कम गया है, और उन लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई हो गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई हो गया है। जितना पहले थोड़ा समय भी ये लोग कर लेते थे, अब ये लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो रहा है, और फार्मर को अब समझ में आ रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो
ये सब है जो मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या होता है। मशीनरी यूज होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, मशीनरी यूज होता है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, डैम्स, ये सारी चीज़ें यूज होती है। इलेक्ट्रिक डैम बनाया जाता है जिससे इरिगेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट किया जाता है जिससे कि पहुंचाया जाता है पानी, पंप सेट, कैनाल वगैरह बनता है, ये सारी चीज़ें यूज होती है। लेकिन ये सारा चीज़ एक्सप्लॉइट करने लगता है फील्ड को, ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में पानी उनी सब खत्म होने लगता है आसपास का, और पूरा बंजर होने लगता है खेत धीरे धीरे, पेस्टिसाइड और केमिकल यूज होके। तो एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। explain the demerits of modern farming method. We discuss how is land distributed between different farmers. How is land distributed in village Palampur? So basically now 4 सब टॉपिक इज़ लेफ्ट। अब 4 सब टॉपिक बचा हुआ है जो थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है, सभी को इक्वल लैंड है या इनइक्वालिटी है, हम लोग ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पालमपुर में लेबर कौन प्रोवाइड कर रहा है। लेबर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो अपने इतना बड़ा फील्ड है उनका कि वो नहीं कर पाते हैं खेती, तो उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो लेबर की सप्लाई कौन करता है ये हम लोग पढ़ेंगे, हु प्रोवाइड्स द लेबर। और गांव में वेज क्या मिलता है, जो लेबर लोग होते हैं, जो फार्म लेबरर्स होते हैं, उनकी वेज क्या है, वो सही है कि गलत है। अगर वो वेज बहुत कम भी मिल रहा है तो क्या कारण है, क्यों कम मिल रहा है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल की ज़रूरत, जैसे छोटे छोटे फार्मर को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है जिनके पास 2 हेक्टेयर का लैंड है, इन लोगों को हर साल बोरो करना पड़ता है मनी, तो उनको कैपिटल कहाँ से मिलता है, उनको मनी कौन देता है, इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है, और ये जो मनी दिया जाता है, मनी वो लोग लेते हैं, उस पर उनको क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग सरप्लस जो फार्म प्रोडक्ट है, जो मतलब उससे ये लोग जैसे बड़े बड़े जो फार्मर हैं उनके पास सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होता है, मतलब जितना उनका रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा उनको प्रोडक्शन होता है, तो वो उसको बेचते हैं, और बेच के वो यूटिलाइज़ किस किस चीज़ों में करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिच होते जाते हैं। इस पे हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग एक पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या क्या शामिल है, मतलब खेती के अलावा और क्या क्या काम होता है गांव में। जैसे डेयरी का काम होता है, दूध का, मिल्क प्रोडक्शन का, डेयरी जिसको बोलते हैं। फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, फिर शॉपकीपिंग का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब काम होता है। लेकिन मेनली जो काम होता है वो फार्मिंग होता है, बाकी छोटा मोटा ये सब भी काम होता है। तो हम लोग ये सब अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में फार्मर्स के बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड का ये मैप देखें तो इस मैप से ही हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ये मैप देख के, कि कुछ लैंड बहुत बड़ा बड़ा लैंड है। जैसे ये पर्टिकुलरली ये वाला लैंड, ये जो भी ओन कर रहा है वो बहुत बड़ा लैंड ओन कर रहा है। ये लैंड कुछ लैंड काफ़ी बड़ा है जो 10 हेक्टर या 10 हेक्टर से ज़्यादा का लैंड है, जैसे ये सब लैंड है बड़ा बड़ा में। कुछ लैंड है जो मीडियम टाइप का है,
जो ये सब है, और कुछ लैंड है जो बहुत छोटा है, ये सब जैसे 2 हेक्टर से कम का लैंड है, ये सब 2 हेक्टर से कम का छोटा लैंड सब है। और कुछ लैंड है जो 2 हेक्टर से 10 हेक्टर के बीच का लैंड सब है ये सब। और कुछ लैंड है जो 10 हेक्टर से ज़्यादा का लैंड है। तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। जैसे कुछ फैमिली को बहुत बड़ा लैंड है, ज़्यादातर फैमिली के पास लैंड बहुत छोटा है, क्योंकि छोटा लैंड बहुत ज़्यादा है, छोटा छोटा जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कुछ लोग बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं और ज़्यादातर लोग के पास कम है। तो यही इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि वहाँ पे 450 फैमिलीज़ है टोटल 450 फैमिली है, जो हम लोग पहले भी पढ़े थे। उसमें 150 फैमिली लैंडलेस है, 150 फैमिली के पास लैंड नहीं है। और ये लोग मेनली दलित लोग हैं। दलित लोग जो 150 फैमिली है उनके पास लैंड एकदम नहीं है, ज़मीन के वो लोग मालिक जरा भी नहीं है। और बाकी रिमेनिंग फैमिली जो बच गए, 240 फैमिली जो बच गया दलित के बाद में, तो उसमें 240 फैमिली जो है वो 2 हेक्टर से छोटा लैंड को कल्टीवेट करता है। मतलब उनकी लैंड इतनी छोटी है कि उनको अपना नेसेसरी चीज़ भी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, अपने काम के लायक भी उनको बाहर से ही लेना पड़ता है। तो 2 हेक्टर से भी छोटा लैंड है, तो उनके पास इनकम भी कम होता है, एकदम बिल्कुल कम होता है। तो इतने लोग हैं, जैसे कि 240 में के ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी छोटा लैंड है। एक गोविंद है, उनके 1960 में उसके पास 2.25 हेक्टर था, लेकिन उसका 3 बेटा में सब बट गया और अभी करंटली 0.75 हेक्टर है तीनों बेटा के पास। तो इस तरह से फैमिली का जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो और लैंड छोटा होते जा रहा है। अब इतना छोटा लैंड का बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसमें इरिगेशन नहीं हो सकता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड नहीं हो सकता है, और कल्टीवेशन वगैरह इसका बहुत मतलब प्रोडक्शन इसका बहुत लो होगा। तो ये सब सारा प्रॉब्लम इंडिया में लैंड ऐसा, चूँकि पालमपुर जैसा ही सारा गांव का कहानी है, तो ये सब एक प्रॉब्लम है कि बहुत छोटा छोटा लैंड होते चला जा रहा है। लैंड का होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और एक फादर के पास मान लीजिए 2.25 हेक्टर का था, तो 3 बेटा है तो उसमें बढ़ जाएगा, तो 0.75 हेक्टर है। तो ये चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोगों के पास लैंड होल्डिंग या तो बहुत छोटा है या बिल्कुल ही लैंड नहीं है उनके पास। बस खाली थोड़ा सा फैमिली, जैसे 60 फैमिली इसमें है पालमपुर में, उसके पास मीडियम और लार्ज फार्मर्स वो लोग हैं। 60 फैमिली मीडियम मतलब कि जो 2 हेक्टर से ऊपर करते हैं, 2 हेक्टर से 10 हेक्टर के बीच में करने वाले को मीडियम फार्मर कहते हैं। और लार्ज फार्मर हो गया जो कि 10 हेक्टर से भी ज़्यादा का जिनके पास लैंड है, जो थोड़ा बड़ा लैंड है, तो वो लोग लार्ज फार्मर्स है। तो इससे हम लोग कहेंगे कि इनइक्वालिटी है, और इसी बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में जो भी पूछ रहे हैं। हाउ वी कैन से दैट लैंड इज़ unevenly distributed in Palampur. How we can say that land is unevenly distributed in Palampur? हम लोग कैसे कर सकते हैं कि लैंड पालमपुर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है? तो यही सब बात बताना पड़ेगा कि 150 फैमिली के पास तो लैंड ही नहीं है, 240 फैमिली के पास 2 हेक्टर से भी कम लैंड है, केवल 60 फैमिली है जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है। तो अगर इससे भी हम लोग देख के समझ सकते हैं, ये वाला पाई चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट में जो येलो वाला जो पार्ट है, जैसे ये जो पाई चार्ट है वो कल्टीवेटेड एरिया का है, कल्टीवेटेड एरिया। तो कल्टीवेटेड एरिया में येलो जो दिखा रहा है वो मीडियम और लार्ज फार्मर है, और स्मॉल फार्मर है वो बैगनी वाला है, ब्लू। तो ये आपको समझना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ़ फार्मर अगर देखेंगे तो 80% फार्मर स्मॉल फार्मर है, 80% लोग स्मॉल फार्मर है। पॉपुलेशन के हिसाब से 80% लोग है ये स्मॉल फार्मर, जिनके पास लैंड सिर्फ 36% है। कल्टीवेटेड एरिया इनके पास 36% है, मतलब 80% लोग 36% में कल्टीवेट कर रहे हैं। और
मीडियम एंड लार्ज फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 20% है, लेकिन वो लोग 64% पार्ट पे, ये 64% पार्ट कल्टिवेटेड एरिया पे ये लोग का कैप्चर है। मतलब 20% लोग 64% पे ये लोग कल्टिवेट कर रहे हैं और 80% लोग 36% पे है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी है और हम लोगों को इसमें लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी सभी लोग का इनकम इक्वल होगा। अदरवाइज़ सिर्फ 20% लोग इनकम अच्छा है, बाकी 80% लोग पुअर है। तो ये चीज़ सुधारना पड़ेगा और ये रियल स्टैटिस्टिक्स है, ये इंडिया का है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2003, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडिया का यही है डिस्ट्रीब्यूशन। तो पालमपुर में भी लगभग वही कहानी है, जो इंडिया का कहानी है वो पालमपुर में भी है। ये ओरिजिनल मतलब ये रियल फैक्ट है इंडिया का कि सिर्फ 20% लोग के हाथ में 64% लैंड है और 80% लोगों के हाथ में सिर्फ 36% लैंड है। तो इसलिए लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन होने से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में पाई चार्ट को भी बना के देना है, जो आंसर लिखना है वो पाई चार्ट भी बना के लिखना है। सेकंड, हम लोग हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं उनको लेबर कौन प्रोवाइड करता है? लेबर कहाँ से आता है गांव में? जो फार्म लेबरर्स है वो कहाँ से आते हैं? तो फार्म लेबरर्स जब भी आएंगे तो ये तो या तो वो लैंडलेस फैमिली से आएंगे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो बेचारे दूसरे ही के खेत में जाके काम करेंगे, या कोई ऐसा फैमिली के पास से आएंगे जिसके पास छोटा छोटा प्लॉट है, उनके पास इतना नहीं है कि उनका काम चल जाए, तो वो दूसरे के खेत में जाके उनको काम करना पड़ता है। तो फार्म लेबरर्स वही लोग होते हैं, या तो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करेंगे या फिर वेरी स्मॉल लेबर, जो एकदम छोटा छोटा वेरी स्मॉल फार्मर्स जिनके पास बहुत छोटा लैंड है, तो ये लोग आते हैं। लेकिन इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, इनको बहुत कम वेज मिलता है और इतना कम वेज मिलता है कि जो गवर्नमेंट का फिक्स वेज है उससे इनको आधा मिलता है। और फिर भी ये बेचारे काम करते हैं, इनको काम करना पड़ता है क्योंकि ये कारण है कि जॉब की कमी है। क्योंकि अगर ये काम छोड़ेंगे तो कोई दूसरा काम कर लेगा, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए डेली बेसिस पे ये लोग काम करते हैं और इनकी पर डे की इनकम बहुत कम है। इस बुक में भी दिया हुआ है कि जैसे उस समय के जब भी पब्लिश हुआ था, तो जब गवर्नमेंट का 60 पर डे था तो इन लोगों को 35-40 रुपीज़ पर डे मिलता था गांव में लेबरिंग करने का, लेबर का चार्ज, वेज। तो बेचारे सब तब भी काम करते थे। काम इसलिए करते थे ये लोग क्योंकि अगर नहीं काम करेंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा। देयर इज़ अ हेवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर्स। इसलिए पीपल लोग लोअर वेज में काम करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे अभी कैसे हो रहा है नौकरी करने में, इतना ज़्यादा नौकरी करने वाले लोग हैं कि बहुत कम पैसा भी मिल रहा है तो लोग काम कर ले रहे हैं। इंजीनियर का डिग्री लिया हुआ है, 5,000-10,000 में भी काम के लिए तैयार हो जा रहा है, क्योंकि जॉब की कमी है और नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा है। वही चीज़ गांव में भी है, फार्म लेबरर्स में है। तो डाला वगैरह का कुछ एग्जांपल दिया है, जो फार्म लेबरर है कितना कम पैसा मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, विच टाइप ऑफ पीपल बिकम्स फार्म लेबरर्स? विच टाइप ऑफ पीपल बिकम्स फार्म लेबरर्स? डू दे गेट्स रीजनेबल वेजेस? Do they get reasonable wages? Why they are exploited by big farmers? Why they are exploited by big farmers? कैसे लोग फार्म लेबर बनते हैं? क्या उनको उनके मेहनत का पैसा सही मिलता है? इन लोगों को बिग फार्मर क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं? क्योंकि ये लोग तो बिग फार्मर के खेत में काम करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि काम की कमी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है काम करने का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, इसलिए इनको बहुत कम वेज में काम करना पड़ता है और एक्सप्लॉइट होते हैं। तो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। नेक्स्ट, फार्मिंग करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको हर साल बीज खरीदना पड़ता है, सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब खरीदना पड़ता है। फिर बहुत छोटा छोटा फार्मर है तो बेचारे के पास ट्यूबवेल भी नहीं होता है,
तो उन लोगों को वाटर को भी अवेलेबल करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो एवरेज देखा जाए तो जबकि पब्लिकेशन थी आज से 15 साल पहले का, तो 3,000 रुपीज़ मिनिमम वर्किंग कैपिटल चाहिए था अगर 1 हेक्टेयर लैंड है तो 3,000 का कैपिटल की ज़रूरत पड़ता था। लेकिन ये 3,000 भी इन लोगों के पास नहीं होता था। ये 3,000 लेने के लिए इन लोगों को बिग फार्मर लोगों से लोन लेना पड़ता था, क्योंकि बिग फार्मर के पास पैसा रहता है, सरप्लस कैपिटल रहता है उन लोगों के पास, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि उनके पास रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़मीन ज़्यादा है। तो ये लोग लोन लेते हैं बिग फार्मर से, लेकिन बिग फार्मर्स और मनी लेंडर जो भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे इंटरेस्ट ये लोग लेते हैं 24% फॉर 4 मंथ, 4 महीना के लिए 24%, जबकि नॉर्मल बैंक का या सरकार का इंटरेस्ट है साल में 14%, पूरे 1 साल का 14%, ये लोग 4 महीना का 24%। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि एक स्मॉल फार्मर लोग बेचारे इंटरेस्ट में ही पूरी तरह से दब के रह जाता है। इसको इंटरेस्ट ही देते देते प्रॉब्लम हो जाता है और प्रिंसिपल तो दे भी नहीं पाता है, इतना प्रॉब्लम में फंसता है ये लोग। तो इस तरह से ये लोग लेता है और इसके वजह से कैपिटल नीडेड, तो कौन कैपिटल लेने वाला है? स्मॉल फार्मर लोग। और कैपिटल देने वाला कौन है? मनी देने वाला कौन है? तो बिग फार्मर और मनी लेंडर, जो भी पैसा कमाया हुआ लोग हैं। तो ये सब चीज़ है, ये प्रॉब्लम होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है और इनकी कोई सेविंग नहीं हो पाती है। स्मॉल फार्मर हमेशा लोन में ही रहते हैं और मीडियम और लार्ज फार्मर्स अपने सेविंग से पैसा बना लेते हैं, स्पेशली लार्ज फार्मर पैसा कमा लेते हैं और उन बहुत सारी चीज़ों में, दूसरे चीज़ में भी इन्वेस्ट कर देते हैं वो पैसा, जिससे और ज़्यादा मल्टीप्लाई करते रहता है उनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी ईच ईयर? व्हाई स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी ईच ईयर? हु प्रोवाइड्स मनी? Who provides money? How big farmers and money lenders exploits the borrowers? How big farmers and money lenders exploits the borrowers? मतलब स्मॉल फार्मर को मनी बोरो करने की हर साल क्यों ज़रूरत पड़ती है? इनको मनी कौन प्रोवाइड करता है? और मनी प्रोवाइड करके बिग फार्मर लोग जो छोटे फार्मर को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सब एक्सप्लेन करना है जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो इसी को एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन आंसर में लिखना है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को बेच के बिग फार्मर लोग कैसे पैसा कमाते हैं, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे अभी। तो सरप्लस फार्म क्या होता है पहले ये समझो। सरप्लस का मतलब होता है कि जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाना, उसको सरप्लस बोलेंगे। अब जैसे कि हमको ज़रूरत है साल के लिए 100 kg और मेरे पास 1000 kg प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो हम 900 kg मेरा सरप्लस कहलाएगा और उस 900 को हम मार्केट में बेचेंगे और मार्केट में बेच के पैसा लेंगे, पैसा कमाएंगे और उस पैसा से हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे कि अगर हम फार्मर हैं, बिग फार्मर हैं, तो हम ट्रैक्टर खरीद लेंगे या फिर उससे हार्वेस्टर खरीद लेंगे, थ्रेसिंग मशीन खरीद लेंगे, ये सब कर लेंगे या अगले साल के लिए और भी ज़्यादा कुछ बैंक में रख लेंगे, कुछ चीज़ खरीद लेंगे और ये खरीद के फिर उससे भी पैसा कमाएंगे। अब ट्रैक्टर खरीद लेंगे या जीप खरीद लेंगे, फिर उससे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। ट्रैक्टर खरीद लेंगे तो भाड़ा पे देंगे, कोई भी चीज़ करेंगे तो उससे और बिजनेस करेंगे, उससे मनी मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट से बिग फार्मर लोग इसी तरीक़ा से मनी को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते देखते वो लोग और अमीर होते जाते हैं, स्मॉल फार्मर और ज़्यादा गरीब होते जाता है और इनइक्वालिटी बढ़ते जाता है, जो हर गांव में देखने को मिलता है और पालमपुर में भी ये बात है। तो हाउ बिग फार्मर्स बिकम्स मोर रिच थ्रू सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। बिग फार्मर ज़्यादा रिच कैसे बन जाते हैं सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स से। हाउ बिग फार्मर्स बिकम्स मोर रिच थ्रू सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर होगा
by sale of surplus farm products they gets money and they invest those money for future purpose. They buys for next year. They keep part of money for next year like seed, fertilizer, etc. And remaining money they invest in other things like they purchases jeep, tractors, and they earns more income through these things and they becomes more rich and rich. तो ये सब है. तो ये हो गया सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स का. और उसके बाद लास्ट जो पार्ट है जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग, नन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. किसी गांव में, जैसे पालमपुर में या किसी भी गांव में, नन फार्म एक्टिविटी क्या क्या होता है, खेती के अलावा और क्या क्या होता है. तो एक तो डेयरी होता है, वो बहुत कॉमन एक्टिविटी है. डेयरी, दूध पालन, गाय पालन, या फिर और भी तरीक़ा से पोल्ट्री वगैरह फार्मिंग भी होता है. तो लेकिन पालमपुर में ज़्यादातर गाय पालता है लोग. और यहाँ से जो गाय होता है, मिल्क जो होता है वो शाहपुर टाउन में जाता है. लेकिन पहले वो रायगंज जाता है, रायगंज से वो शाहपुर जाता है. और शाहपुर में चिलिंग सेंटर है, वहाँ ठंडा में दूध रखाता है और वहाँ से बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो पोल्ट्री या डेयरी फार्मिंग से भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो भी बड़ा ही बड़ा फार्मर लोग जो दूध वाला का काम कर रहा है ये सब. तो ये सब सिस्टम से काम हो रहा है कि गांव से बड़ा गांव में जाता है, बड़ा गांव से सब कलेक्ट एक जगह पे होता है सबका दूध, और वहाँ से सारा दूध जाता है शहर में, और शहर में चिलिंग सेंटर में वो दूध रखा जाता है और फिर वहाँ से मार्केट में और बाकी जगह बेचा जाता है. तो दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. पालमपुर में भी होता है स्मॉल स्केल, मतलब बहुत छोटा स्केल पे, जिसमें कि एक परिवार के लोग मिलके कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, चाहे घर में या खेत में बैठ के. तो इसमें 50 से कम लोग मिलके, इसमें जितना भी लेबर होता है, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग काम करते हैं, तो 50 से कम इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग में लगेंगे उसको स्मॉल स्केल बोला जाता है. तो बड़े बड़े फैक्ट्री या टाउन में तो बिग स्केल का होता है, उसमें 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल में 50 से नीचे होते हैं. गांव में जनरली स्मॉल स्केल का काम होता है और ये बहुत सिंपल प्रोडक्शन है. इसमें मतलब कुछ लोग हैं 10, 20, 30, एक जनरली एक परिवार ही मिलके, और वो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, छोटा सा मशीन लगा करके, छोटा मोटा टूल्स वगैरह रख के कोई भी चीज़ को ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, वही स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है. तो पालमपुर में यही होता है ज़्यादातर. फिर तीसरा है शॉपकीपिंग का काम. पालमपुर में भी होता है और बाकी सभी गांव में भी. तो दुकान वगैरह लोग खोलते हैं. दुकान होता है जिसमें कि डे टू डे नीड का सामान मिलता है. अब वहाँ पे बड़ा बड़ा तो शोरूम नहीं खुलता है, लेकिन हाँ, जैसे लोगों के लिए साबुन, तेल, आटा, अलग अलग जो डेली नीड का कंजम्पशन का सामान है खाने पीने का, वो सब मिलता है. टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल, नोटबुक. तो एक शॉपकीपिंग से भी कुछ लोग का इनकम आता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है शॉपकीपिंग. एक लास्ट है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट भी आजकल गांव में, जैसे पालमपुर में तो है ही, वो काफ़ी एक नया डेवलपिंग सेक्टर है, क्योंकि आजकल लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा है. तो ट्रांसपोर्ट से भी इनकम आता है, जैसे रिक्शा वगैरह चलवाना, टांगा चलाना, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह चलाना. तो ये सब ट्रांसपोर्ट में आता है. तो इसमें पीपल लोग धीरे धीरे ट्रेडिशनल से अब जीप, ट्रक पे आ गए हैं लोग. पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी वगैरह चलता था, लेकिन अब ज़्यादातर जीप, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह चलता है. और ये सब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है, जिसमें कि पैसा आता है गांव में. इसमें भी कुछ लोग लगे हुए हैं. तो धीरे धीरे कुछ सालों में देखा जा रहा है कि गांव में ट्रांसपोर्ट से इनकम बढ़ रहा है. तो ये सब सारा चीज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है. तो हम लोग ये सारी चीज़ देख के हम लोगों को पता चला कि भारत के गांव में, जैसे पालमपुर को देख के ये समझ में आया कि पालमपुर में जो जिस तरह का सिस्टम है, जो
इकोनॉमिक कंडीशन है वो लगभग इंडिया के सारे गांव में है, और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स है जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसको हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। उसकी सॉल्यूशंस भी है कि क्या क्या, जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड हो रहा है तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बदला हम लोग को अल्टरनेटिव फार्मिंग मेथड यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि फर्टिलाइज़र कम से कम यूज़ हो, कॉ डंग वगैरह यूज हो। मल्टीपल क्रॉपिंग भी अलग अलग तरीक़ा से हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल जो आजकल ट्रेंड चला हुआ वैसे हो। तो ये सब चीज़ हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और एक और प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा कि सोशल इनइक्वालिटी काफ़ी है, जिससे कि भारत के गांव में अगर इस तरह से है तो समझिए कि 90% या 80% भारत का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहता है। तो सोशल इनइक्वालिटी ख़त्म करना पड़ेगा, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा है कि फार्मिंग पे लोड बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फार्मिंग पे लोड बढ़ रहा है, तो वो लोड कम करके नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारा एवेन्यूज़ है जिसमें एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ताकि फार्मिंग पे लोड कमे और फार्मिंग और बेटर हो। तो ये सारी चीज़ के साथ अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है आप लोग वो क्वेश्चन कर लेंगे, और आई होप you enjoyed this topic, and I will come very soon with next topic. All the best. Thank you.